नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ामोफोबिया में। मैं धर्मेंद्र लेके आता हूं आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन। तो आज इसी सीरीज़ में हम लोग उत्तर प्रदेश PCS 2023 के मॉडल टेस्ट पेपर ध्येय IAS संस्थान के सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। तो पहला क्या है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी सिद्धांत और संबंधित विद्वान। तो निहारिका की परिकल्पना किसके द्वारा दी गई है? तो बच्चों, निहारिका की परिकल्पना लाप्लास के द्वारा दी गई थी। वायवीय राशि की परिकल्पना की अगर हम बात करें तो वो कांट के द्वारा दी गई थी। ग्रहाणु की परिकल्पना की बात करें तो वो चैम्बरलेन और माल्टेन के द्वारा दी गई थी। ज्वारीय परिकल्पना की बात करें तो जीन्स और जेफरीज के द्वारा दी गई थी। यदि हम इन्हें मिलाएं तो देखते हैं 3, 4, 1 और 2, यानी 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन देखते हैं हमारा। ए में है 1, 2, 3, 4, बी में है 4, 3, 2, 1, सी में है 2, 3, 1, 4 और डी में है 3, 4, 1, 2। तो हमारा है 3, 4, 1, 2, यानी डी ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तू कह रहा है बिग बैंग सिद्धांत के आधार पर के संदर्भ में कौन सा एक कथन असत्य है? पहला, यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। बी, यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। सी, इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ को एकाकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर स्थित थे। और डी, आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था। तो बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार अगर हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बच्चों, यहाँ पर आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था। तो ये बच्चों हमारा रहा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 3 के पास। भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। ए, बृहस्पति और शनि ग्रह के मध्य। बी, सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के मध्य। या डी, पृथ्वी और सूर्य के मध्य। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इंटरनल प्लैनेट कौन से प्लैनेट होते हैं बच्चों? इंटरनल प्लैनेट हैं आपके बुध, शुक्र, मंगल और पृथ्वी। इन्हें इंटरनल प्लैनेट के तौर पे जाना जाता है। तो यहाँ पर सटीक उत्तर होगा सूर्य और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के मध्य वाले ग्रह क्या कहलाते हैं? क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर और देखते हैं 4 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? ए, ज्वालामुखी। बी, उल्का पिंड। सी, गुरुत्वाकर्षण बल। या डी, चुंबक। तो निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी प्रत्यक्ष साधन है भूगर्भ की जानकारी का? तो बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी प्रत्यक्ष साधन है भूगर्भ के साधन का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? ए धरातलीय विसंगति, बी मृदा द्रवण, सी सुनामी या डी उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों भूकंप का प्रभाव के तौर पर यदि हम बात करें तो धरातलीय विसंगति भूकंप का प्रभाव है, मृदा द्रवण भूकंप का प्रभाव है और सुनामी भी भूकंप के कारण ही आती है। यानी इसके ऑप्शन चारों सही होंगे, यानी डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर और देखते हैं 6 में क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसे देखना है? कौन सा कथन असत्य है? पहला, महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम है। बी दूसरा, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कौन से कथन असत्य हैं इसके बारे में, तो बच्चों महाद्वीपों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर अगला देखें, भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है, यह भी बात कैसी है बच्चों? बिल्कुल सही है। ऑप्शन देखते हैं, ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों या डी न एक न दो। तो यहाँ पे जो बात सही है वो है डी न एक न दो, यानी दोनों कथन हमारे सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और देखते हैं 7 क्या कह रहा है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए तिब्बत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी भारत। यदि हम ब्रह्मपुत्र नदी की उद्गम को देखें तो वो तिब्बत के मानसरोवर से ही हुई है। ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव में नहीं आता है वो है बच्चों भूटान, सी ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, देखते हैं। आइसोनेफ रेखा है ए बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा, बी समुद्र तल से की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, सी किसी संदर्भ बिंदु से कार्यक्रमिक माप के प्रदर्शन करने वाली रेखा, या डी मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। ठीक है। तो अगर ये हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? तो इसका आंसर होगा मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसोनेफ रेखा कहलाती है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 और देखते हैं 9 क्या कह रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? यहाँ पे सत्य पूछा गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पहला, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश व सरकार दोनों का प्रमुख होता है। ठीक है। अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है अध्यक्षात्मक व्यवस्था और गैर अध्यक्षात्मक व्यवस्था के बारे में। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो पहला कथन पूर्णतः सत्य है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति ही देश का कर्ता धर्ता होता है, जैसा अमेरिका वगैरह में है। कहाँ पर बच्चों? यूएसए वगैरह में है, यूएसए फ्रांस वगैरह में है। और यदि हम अर्ध अध्यक्षात्मक की बात करें तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं। यानी ये दोनों कथन पूर्णतः सत्य हैं। ऑप्शन देखते हैं। ए में केवल एक है, बी में केवल दो है, सी में एक तथा दो दोनों है, डी में न एक न दो। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसे समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक अभिकथन ए है, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। कारण, भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे समझते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि भारत में एकीकृत न्याय प्रणाली है, तो बच्चों भारत में न्याय प्रणाली एकीकृत है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और नीचे आपके हाई कोर्ट हैं, ठीक है। और ये जो ज़िले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बताया गया है, एकीकृत व्यवस्था यानी सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है। प्रांतीय स्तर पर न्यायालय नहीं है। भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर उच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं है। यानी ये दोनों कथन हमारे सही हैं और कारण भी सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन बच्चों ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर और देखते हैं 11 क्या कह रहा है और उसे समझते हैं। भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है। नंबर ए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित न करना। नंबर बी, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना। नंबर सी, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, या उपरोक्त सभी। तो बच्चों भारतीय संविधान में न्यायपालिका के बारे में यदि हम बात करें तो ये जो कथन बोले गए हैं ये सारे कथन बिल्कुल सही हैं। क्या हैं बच्चों, सारे कथन बिल्कुल सही हैं, यानी उपयुक्त सभी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। किस पर बच्चों, 12 पर, और देखते हैं 12 क्या कह रहा है। सार्वभौमिक मताधिकार से क्या आशय है। ए, देश की समस्त नागरिकों का चुनाव में वोट देने का अधिकार। बी, देश के समस्त वयस्क नागरिकों का चुनाव में वोट देने का अधिकार। सी, केवल महिलाओं को ही चुनाव में वोट देने का अधिकार। या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब क्या है बच्चों, देश के समस्त वयस्क नागरिकों का चुनाव में वोट देने का अधिकार सार्वभौमिक मताधिकार से आशय कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, इसको समझते हैं। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यह प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाता है जिसे कुल मतों का बहुमत प्राप्त होता है। बी, कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त होता है। सी, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं। या डी, उतने ही प्रतिशत सीटें प्राप्त हों जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पोस्ट सिस्टम हिंदुस्तान में है। तो अगर हम बात करें कि इसमें क्या होगा, तो इसमें बच्चों होता है कोई प्रत्याशी जो उपलब्ध प्रत्याशियों में सर्वाधिक वोट प्राप्त करता है वही क्या होता है, वोटिंग राइट उसे मिल जाते हैं, यानी वो विजयी घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो ऑप्शन आपका होगा कौन सा, अन्य सभी प्रत्याशियों से ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाला ही क्या हो जाता है बच्चों, विजयी हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं 14 क्या कह रहा है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांतों का पर कार्य करती है। ए, समाजवादी अर्थव्यवस्था। बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। सी, उदारवादी अर्थव्यवस्था। या उसमें से कोई नहीं। तो बच्चों जैसा कि हम लोग जानते हैं एडम स्मिथ एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, अमेरिकी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने इकोनॉमिक्स की एक नई अवधारणा दी थी जिसे हम लोग पूंजीवादी सिद्धांत के तौर पे जानते हैं, कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था के तौर पे जानते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो बच्चों यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर और देखते हैं 15 क्या कह रहा है।
15 क्या कह रहा है जरा समझते हैं। क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? 1, इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उसकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। 2, इसमें उन्हीं उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अनुसार जो न्यूनतम हस्तक्षेप की बात होती है और विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण की आवश्यकता के अनुसार होता है, ये बात बिल्कुल सही है। और उपयुक्त में से उन्हीं वस्तुओं की बात उत्पादन में होता है जिनकी बाजार में मांग होती है, ये बात बिल्कुल सही है। जबकि पहला दोबारा पढ़ते हैं, विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार, ऐसा नहीं है, व्यक्तियों के बीच की नहीं, ये बाजार के अनुसार उत्पादन होता है। किसके अनुसार बच्चों? बाजार के अनुसार। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा सही, यानी केवल 2 सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी ना 1 ना 2। तो बच्चों कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर और समझते हैं 16 क्या कह रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, स्वतंत्रता के पश्चात कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई। कारण, इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। तो अगर हम इनकी बात करें कि कौन सा कथन सही होगा, तो बच्चों जो कारण दिया गया है वो सेम कारण नहीं था। सभी कृषि समानता लाने के लिए या भू सुधार लाने के लिए अन्य कारण भी थे। तो कथन ए तो सही है, लेकिन कथन ए के कारण के रूप में अगर हम आर को देखेंगे तो ये कारण स्पष्ट नहीं है, बल्कि ये कथन कारण भी सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, नहीं करता है। ए तथा आर सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत। ठीक है, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पे बच्चों क्या ऑप्शन होगा? ए बी, ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और उसे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन से सत्य हैं? ए, संरचनात्मक सुधार एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में होते हैं। 2, इनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कुशलता को सुधार कर देश की अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा क्षमता को बढ़ाना है। 1, केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2, डी ना 1 ना 2। तो यहाँ पे अगर बात करें कि कौन से कथन सही होंगे, तो बच्चों वो कथन होगा केवल सी 1 और 2 दोनों कथन बिल्कुल सत्य हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर और 18 को समझते हैं। सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य है, 1, वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है। बी, वह जिसका धात्विक मूल्य अंकित मूल्य से अधिक होता है। या सी, जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य के बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों सांकेतिक सिक्के का तात्पर्य होता है जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से क्या हो? अधिक हो, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव इकोलॉजिकल प्रेशर की इकाई है? ऑप्शन ए बार, ऑप्शन बी नॉट, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी ओम। तो पारिस्थितिकी दबाव कौन है इसमें? तो बच्चों इसमें होगा पारिस्थितिकी दबाव का आंसर क्या? वो है आपकी बार। क्या है बच्चों? बार।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर और देखते हैं 20 में क्या दिया गया है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 शिक्षा में निवेश, 2 कार्यस्थल पर प्रशिक्षण, 3 स्वास्थ्य में निवेश, 4 प्रवसन या 5 सूचना। ये 5 श्रेणियाँ दी गई हैं या पूंजी निर्माण के तरीके दिए गए हैं, इन्हें समझते हैं। उपरोक्त में से कौन सा मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? देखते हैं पहला ऑप्शन क्या कह रहा है बच्चों। पहला ऑप्शन कह रहा है 1, 2, 3 और 4 हैं पूंजी निर्माण के। दूसरा है 1, 2, 3 और 5 हैं। तीसरा है 1, 2, 4 और 5 हैं। और चौथा है यानी डी है उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों ये सारे के सारे पूंजी निर्माण के तत्व हैं, पूंजी निर्माण के फैक्टर हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर और 21 समझते हैं क्या कह रहा है। 21 नीचे दिए गए कथनों में जिनमें एक को अभिकथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। कारण चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था। चलिए देखते हैं इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बच्चों पहला देखते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। ए तथा आर ए दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही परंतु आर गलत और डी ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है, ये बात सही है। लेकिन अगर कारण की बात करें तो ये कारण इसकी बात गलत है। तो ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर और 22 को समझते हैं। निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बोरा कहा था? क्या कहा था बच्चों? बोरा कहा था। पहला ऑप्शन है मार्को पोलो, बी अल मसूदी, सी सुलेमान या डी इब्न बतूता। तो किस यात्री ने भारतीय राजा को बोरा कहा था, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये है अल मसूदी ने भारतीय राजा को बोरा कहा था। ठीक है, अल मसूदी कहाँ का था इसके बारे में बात करें तो ये बच्चों आपका बगदाद का निवासी था। कहाँ का बच्चों? बगदाद का निवासी था, जो भारत में 915-16 ईस्वी में आया था। कब आया था बच्चों? 1516 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 23 पर और देखते हैं 23 क्या कह रहा है, उसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला, प्रतिहार राजा भोज आदि बरहा की उपाधि धारण की थी। दूसरा, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। अब यदि यहाँ पे ऑप्शन में देखें कौन से ऑप्शन बिल्कुल सही हैं तो बच्चों ए में केवल 1, बी में केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों और डी में ना 1 ना 2। तो यदि हम एलोरा की गुफाओं के बारे में बात करें कि एलोरा की गुफाएं किसने बनवाई थीं तो बच्चों एलोरा की गुफाओं में प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बच्चों आपके राजा अमोघवर्ष द्वारा नहीं बल्कि राजा कृष्ण सेकंड द्वारा प्रथम द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बच्चों? कृष्ण प्रथम द्वारा। तो यानी दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है जबकि पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है। 24, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह प्रकाशन किस भाषा में, यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी मराठी, ऑप्शन सी हिंदी या ऑप्शन डी गुजराती।
तो बच्चों बहिष्कृत समाज नामक पत्र का डॉक्टर अंबेडकर द्वारा 1924 में शुरू की गई थी और यह प्रकाशन 1927 में दूसरी भाषा में प्रकाशन हुआ, जिसको हम मराठी भाषा के तौर पे जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला, मध्यकालीन कवि और उनकी रचनाएं पूछी गई हैं, तो कौन सी सही सुमेलित है इसे बताना है बच्चों। तो देखते हैं, मुल्ला दाऊद ने रचना लिखी चंदायन की, अमीर खुसरो ने आशिका और सोमनाथ ने राग विभोद। तो बच्चों यदि हम बात करें इन कवियों की रचनाओं की, तो मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखी है, अमीर खुसरो ने आशिका लिखी है, राग विभोद ने सोमनाथ लिखी है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, और 26 देखते हैं क्या कह रहा है। दिल्ली सल्तनत के जवाबीत का सही आशय था। ए, सैनिकों को वेतन के स्वरूप में दिया जाने वाला भूभाग। बी, उलेमा व काजी को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि। या सी, शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए नियम। या डी, अकाल के दौरान भू राजस्व वसूली से प्राप्त छूट। तो यहाँ पे यदि हम ऑप्शन की बात करें कौन सा सही होगा, तो बच्चों यहाँ पर जो सही होगा ऑप्शन वो है आपका शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम दिल्ली सल्तनत में जवाबीत कहे जाते थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर और देखते हैं 27 क्या कह रहा है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था। ऑप्शन ए, सूरत की संधि 1775 से। ऑप्शन बी, बसीन की संधि 1802 से। सी, सलबाई की संधि 1782 से। या डी, पूना की संधि 1818 से। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें आंग्ल मराठा युद्ध के ख़त्म होने की, तो पहला आंग्ल मराठा युद्ध सलबाई की संधि से ख़त्म हुआ था, जो आपका कहाँ हुआ था, वो आपका हुआ था सलबाई की संधि 1782 से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर और देखते हैं क्या है 28। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन देखते हैं, संस्था इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा। पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस राणा डे द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा। या डी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता द्वारा। तो बच्चों यदि हम बात करें इसमें कि कौन से किसने स्थापना की, तो बच्चों यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ही स्थापित की थी, ये बात बिल्कुल सही है। पूना सार्वजनिक सभा जस्टिस राणा डे ने ही बनाई थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर द्वारा नहीं, बल्कि दादा भाई नेरोजी द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बच्चों? दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें गलत बताना था, तो कौन सा हो गया सही बच्चों? सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर और देखते हैं 29 क्या कह रहा है। 29 के अनुसार क्वेश्चन है, मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गो ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन ए, बाजीराव प्रथम। ऑप्शन बी, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन सी, छत्रपति शिवाजी। या ऑप्शन डी, राजा राम। तो बच्चों गो ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा जिस मराठा शासक को दी गई है वो थे छत्रपति शिवाजी। ठीक है, नेक्स्ट क्योंकि इन्होंने गाय और ब्राह्मण की रक्षा का प्रण लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रति कर्ष कारकों में सम्मिलित है? पहला है प्रतिकूल जलवायु, 2 है प्राकृतिक विपदाएं, 3 है बेरोजगारी, 4 है शांति एवं स्थायित्व। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। 1 और 4 ए में है, 2, 3, 4 बी में है, 1, 2, 3 सी में है, उपरोक्त में से सभी डी में है।
तो बच्चों यहाँ पे यदि हम बात करेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इनमें से पहले, दूसरे, तीसरी बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर और देखते हैं क्या कह रहा है। निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं बच्चों, पहला है टोरंटो ओंटारियो नदी के झील है, शिकागो में मिशिगन झील है, डुलुथ में सुपीरियर झील है, डेट्रॉइट में ह्यूरोन झील है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम डेट्रॉइट की बात करेंगे तो डेट्रॉइट में ह्यूरोन झील नहीं है, तो यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। अब बात करते हैं कि डेट्रॉइट में कोई झील है तो कौन सी है। तो बच्चों डेट्रॉइट में झील जो है उस झील का नाम इरी है। क्या है बच्चों? इरी झील है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर और देखते हैं 32 क्या कह रहा है हम लोगों से। देखते हैं बच्चों 32। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है ए क्षेत्रफल मापन में, बी दिशा मापन में, सी दूरी मापन में या डी प्रवणता मापन में। तो ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है बच्चों दूरी मापन में, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग अवस्थित है? ऑप्शन ए चिता, ऑप्शन बी कजान, ऑप्शन सी मॉस्को या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो कौन इसमें से आपका साइबेरियन रेल मार्ग अवस्थित है? तो बच्चों ये सारे के स्टेशन साइबेरियन रेल मार्ग पर अवस्थित हैं, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर और देखते हैं 34 क्या कह रहा है और समझते हैं 34 के बारे में। 34 कह रहा है, कुछ कथन हैं और कुछ उसके कारण दिए गए हैं। देखते हैं, नीचे दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार से प्रभावित होती है, ठीक है। कारण जनसंख्या के आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी ही अधिक होगी। ये जो बातें कही गई हैं ये बातें पूर्णतः सही हैं। ऑप्शन देखते हैं, ए में क्या बोला गया है, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर एक की सही व्याख्या करता है, बात सही है। बी ए तथा आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, और तीसरा ऑप्शन है ए गलत परंतु आर सही। तो बच्चों यहाँ पे आपके कौन से कथन सही होंगे? तो यहाँ पे आपका पहला कथन पूर्णतः सत्य होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर और देखते हैं 35 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है? कौन सा बच्चों? बृहद ट्रंक मार्ग। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय समुद्री मार्ग, ऑप्शन बी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन सी उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग, ऑप्शन डी दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर और देखते हैं 36 क्या कह रहा है। मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है आपका विंग इंच पाइपलाइन, ऑप्शन बी है कॉन पाइपलाइन, ऑप्शन डी है नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन या ऑप्शन डी टैप पाइपलाइन। तो बच्चों यहाँ पे मैक्सिको और अमेरिका के बीच जो पाइपलाइन है वो है बिग इंच पाइपलाइन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पर और देखते हैं 37 क्या कह रहा है और उसे समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्षारीय भूमि सुधार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम ऑक्साइड या डी सोडियम ऑक्साइड। तो बच्चों
क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन इनमें से कौन सा है, ये आंसर हमको ढूंढना है। तो इनमें है आपका कैल्शियम सल्फेट। कौन है बच्चों? कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है क्षारीय भूमि को सुधार करने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर और उसे समझते हैं। क्या है 38? निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन ए है आपका विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन बी है आपका IMF, ऑप्शन सी है आपका इंडियन एशियन डेवलपमेंट बैंक और ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक के उत्तराधिकारी के रूप में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO काम करता है, जिसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो 1995 में हुई थी। कब हुई थी बच्चों? 1995 में। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, इसे समझते हैं। 39 में कथन और कारण दिया गया है और उसे समझना है हमें, कथन और कारण को। नीचे दिए गए कथन और कारण ए दूसरे कारण आर कहा जाता है। अभिकथन: भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। कारण: प्लासी के युद्ध के विषय में विजय द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है और प्लासी युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा ही ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया गया था। ऑप्शन देखते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है। ए सही आर सही, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे बच्चों तो जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए सही है तथा आर गलत। ए दोनों आर सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसको ज़रा देखते हैं और समझते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? पहला है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था। ऑप्शन बी देखते हैं क्या कह रहा है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कह रहा है यह युद्ध 1799 में अंग्रेज़ों द्वारा टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। ठीक है। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। डी, इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली था। तो बच्चों यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य है, तो बच्चों यहाँ पे आपका 3 स्टेटमेंट पूर्णतः सत्य हैं, एक स्टेटमेंट गलत है। तो असत्य ढूंढना था। तो पहला, टीपू सुल्तान मारा गया, बात सही है। 1799 में हुई, ये भी बात सही है। वेलिजली वायसरॉय था, ये भी बात सही है। लेकिन यहाँ पे विजय के बाद अंग्रेज़ों ने मैसूर के उत्तराधिकारी वंशज को, वाडियार वंश को दे दिया था। यानी आपका मैसूर का सी ऑप्शन ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। देखते हैं 41 क्या कह रहा है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, सिंध का विलय 1843, ऑप्शन बी, पंजाब का विलय 1849, ऑप्शन सी, नागपुर का विलय 1833, ऑप्शन डी, अवध का विलय 1848। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें कौन सा सही नहीं है, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखें तो सिंध का विलय 1843 में ही हुआ था, पंजाब का विलय 1849 में ही हुआ था, नागपुर का विलय 1853 में ही हुआ था। लेकिन अवध के विलय की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1856 में। कब हुआ था बच्चों? 1856 में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर और देखते हैं 42 में क्या बातें की गई हैं। (42) में सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में संस्था है और सूची 2 में स्थापना वर्ष है। तो बच्चों अगर हमें इनके बारे में बताना है
तो देखते हैं आर्य समाज 1875 में ही स्थापना हुई थी। वेद समाज की बात करें तो 1864 में, प्रार्थना समाज की बात करें तो 1867 में, और देव समाज की बात करें तो 1887 में। और अगर हम ऑप्शन मिलाएं तो 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 ऑप्शन देखते हैं। ए में बोला है 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर और देखते हैं 43 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन एक महाभारत का तेलुगु में अनुवाद के लिए विख्यात नहीं है। देखते हैं कौन नहीं है। ए कंबन, बी नैन्नय, सी टिक्कन या डी एरन। तो बच्चों तेलुगु के अनुवादों में कंबन नहीं है। कंबन रामायण के अनुवाद के रूप में जाने जाते हैं, यानी रामायण का तमिल में अनुवाद कंबन द्वारा किया गया था। तेलुगु में कंबन महाभारत का अनुवाद नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर और देखते हैं 44 क्या कह रहा है। निम्न कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक सबसे पहले घटित हुई। ए बाल गंगाधर तिलक का निधन, बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन, सी रोलेट एक्ट विधेयक पास होना या डी जलियांवाला बाग नरसंहार। तो बच्चों यहाँ पे यदि हम बात करें कौन सा कथन कब गठित हुआ, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें बाल गंगाधर तिलक का निधन के बारे में, तो ये इनका निधन हुआ था 1 अगस्त 1920 में। ठीक है बच्चों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन के बारे में बात करें तो ये हुआ था दिसंबर 1919 में। ठीक है। इसके अलावा रोलेट एक्ट के बारे में बात करें तो ये आया था मार्च 1919 में। कब आया था? मार्च 1919 में। ठीक है। ऐसे ही जलियांवाला बाग कांड के बारे में देखें तो जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। तो यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सी घटना पहले घटित हुई थी। तो देख लीजिए बच्चों कौन सी घटना पहले है, तो ये घटना है आपकी रोलेट एक्ट 13 मार्च 1919 यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 45। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, इसके बारे में देखते हैं। पहला ए 5 मार्च 1932 को, बी 5 मार्च 1931 को, सी 26 जनवरी 1931 को या डी 26 जनवरी 1930 को। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था इसके बारे में बात करें तो वो हुआ था 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 पर क्या कह रहा है 46 उसे समझते हैं हम लोग। 46 क्या कह रहा है बच्चों, और यदि 46 के बारे में बात करें तो 46 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ए ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है। ठीक है। 2 ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं देखते हैं हम लोग। तो इनमें से पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, केवल एक, ए बी केवल 2, सी 1 और 2 और डी ना 1 ना 2। तो बच्चों ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती, ये बात बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा से ऊपर होती है, ये भी बात सही है। यानी दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, सत्य हैं। तो हम देखते हैं किस पर होगा ये, तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर और 7 समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है। नंबर ए मतदान सूची के निर्माण तथा उसका रखरखाव, बी निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन करना, सी चुनाव की अधिसूचना जारी करना या डी आचार संहिता का निर्माण करना। तो बच्चों इनमें से कौन सा काम चुनाव आयोग द्वारा नहीं होता है, तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या इसका काम नहीं है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है, क्योंकि चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी करना ये राष्ट्रपति का
आम चुनाव के लिए करना होता है, जबकि राज्य में चुनाव की घोषणा के लिए राज्यपाल करता है अधिसूचना जारी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। राज्य विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य रहता है, लेकिन उनकी संख्या कम नहीं हो सकती। ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 50 और ऑप्शन डी 30। तो राज्यसभा विधान परिषद में संख्या कितनी नहीं रह सकती है? तो विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य और किसी भी हालत में 40 से कम नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर और देखते हैं 49 क्या कह रहा है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों से भारत सरकार को सलाह देने के लिए महान्यायवादी के पद पर किस ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है? बी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता है, सी उच्च एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, या डी किसी भी विधि विशेषज्ञ का बना सकता है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें कि कैसे करेगा, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त करता है जिसकी उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर और देखते हैं कवक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? 1. कवक अपना भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं। 2. कवक की क्लोरोफिल पाया जाता है, कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा। तो बच्चों यहाँ पर केवल एक ए में है, बी में केवल 2 है, सी में 1 और 2 दोनों हैं, डी में ना 1 ना 2। तो यहाँ पर बच्चों केवल एक सही यानी ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्या है 51? विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए हैजा के लिए, ऑप्शन बी मलेरिया के लिए, सी टाइफाइड के लिए, या डी पी ज्वर के लिए। तो विडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है बच्चों? तो विडाल परीक्षण किया जाता है कथन ए जो बात है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कौन सा कथन सदियों से ए कथन क्या है और बी एक कारण दिया गया उसके बारे में पूछा गया है? तो देखते हैं। ए सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे शरीर को गर्म रखते हैं। ऊन ऊष्मारोधी है तथा उसके रेशे बीच में फंसी रहती है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कारण दिया गया है कथन ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है, ए सही दोनों आर दोनों गलत हैं, परंतु ए आर की व्याख्या नहीं करता है। एक सही परंतु आर गलत है, ए गलत परंतु आर सही है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये ए सही परंतु आर गलत हो, आर उसकी व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर 53 देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। तो बच्चों हम लोग अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं एक बार। विकिरण द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किस माध्यम की आवश्यकता होती है? ए ठोस, बी द्रव, सी गैस, या किसी का भी नहीं। तो बच्चों विकिरण के लिए हमें ऊष्मा के किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सी ऑफ डी ऑप्शन सही होगा। 54 पर चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो बच्चों 1 में सूची 1 दी गई है और दूसरे में सूची 2 दी गई है। ज़रा उसके बारे में देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। पहला है हमारा क्या, जरा इसे समझते हैं। सूची 1 में जाइलम है और सूची 2 में अवशोषण है। देखते हैं हम जरा। जाइलम यानी ये करता है जल का परिवहन। फ्लोअम यानी भोजन का परिवहन।
ठीक है। नेक्स्ट चलें अगर हम तो देखें, मूल रोम ये करते हैं जल का अवशोषण और रंध्र करते हैं बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हमारा क्या बन रहा है। 2 1 4 और 3, 2 1 4 3। ऑप्शन ए में 1 2 3 4, बी में 2 1 4 3, सी में 4 3 2 1, डी में 1 3 2 4, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 पर और देखते हैं 54 में क्या दिया गया है हमारे में। 54 में दिया गया है, मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक है ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी सोडियम बेंजोएट, सी कैल्शियम एसीटेट या डी सोडियम एसीटेट। तो बच्चों जो हमारे पथरी के संबंधित हैं वो हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर और देखते हैं 56 में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक बेमेल है। ऑप्शन ए विटामिन B6 चर्म रोग से, विटामिन B12 रुधिर क्षीणता से, या विटामिन देखते हैं विटामिन B6 चर्म रोग से, विटामिन B12 रुधिर क्षीणता से, विटामिन ई जनन शक्ति से, या विटामिन ए स्कर्वी से। तो विटामिन ई से रतौंधी होता है, हम लोग जानते हैं विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होता है, और यहाँ पे स्कर्वी दिया है, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत दिया है मैच। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, कायिक प्रवर्धन किस प्रकार के जनन का उदाहरण है। ए अलैंगिक जनन, बी लैंगिक जनन, सी ए और बी दोनों, डी अर्धलैंगिक जनन। तो यहाँ पे कायिक प्रवर्धन अलैंगिक जनन का उदाहरण है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर, उत्तल लेंस उस पर पड़ने वाले प्रकाश को अपसारित कर देता है, अभिसारित कर देता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या वर्ण विक्षेपण कर देता है। तो उत्तल लेंस बच्चों सभी किरणों को एक साथ इकट्ठा कर देता है, यानी अभिसारित कर देता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पर और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कारक भूमि जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए औद्योगिकरण में वृद्धि, ऑप्शन बी जल संसाधन का कुप्रबंधन, ऑप्शन सी बढ़ती जनसंख्या, या ऑप्शन सी डी अत्यधिक वर्षा। तो भूमि जल स्तर की कमी के लिए उत्तरदायी अत्यधिक वर्षा नहीं है, क्योंकि इससे तो जल स्तर ऊपर ही उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 60 पर और 60 को समझते हैं। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के संबंध में निम्न कथनों में कौन से सत्य हैं। ऑप्शन ए यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्तशासी निकाय है। ऑप्शन बी सेकंड इसका प्रचालन वर्ष 1999 में हुआ था। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन से कथन सत्य हैं, तो इसका प्रचालन 1999 नहीं 1995 में हुआ था, और ये भूतल परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये आता है आपका PWD मंत्रालय, यानी ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, ऑप्शन सी दोनों भी गलत हैं, ऑप्शन डी न 2 न 1, यानी डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने अगले पर, जिसका क्वेश्चन नंबर है 61 और उसे समझते हैं 61 को। एक तरफ क्या दिया गया है, एक तरफ दिया गया है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु तथा उनकी फसलों युग्म में कौन सा सही है। फसल हैं और जीवाणु हैं सोयाबीन, राइजोबियम जैपोनिकम, जलीय फन एनाबिना एजोली, या लुसर्न राइजोबियम मोलिलोती। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो बच्चों ये पूर्णतः सही मेल दिया गया है, यानी ऑप्शन ए 1 2 3, बी केवल 3, सी 2 और 3, और डी 1 और 3, यानी 1 2 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहते हैं। ए परंपरावादी अवस्था, बी आत्मस्फूर्ति अवस्था, सी परिपक्व अवस्था, या डी अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। स्वप्रेरित विकास की अवस्था भी कहा जाता है, वो है आत्मस्फूर्ति अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 63, और उसे समझते हैं 63 को।
63 कह रहा है हमारा, नीचे दिए गए कथनों में अभिकथन ए है और कारण आर है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं, बात सही है। दूसरा, इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगर हम कारण की बात करें तो ये कारण बिल्कुल सटीक नहीं बैठता है, ठीक है। वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है, ये बात सही है, लेकिन सिंधु नदी के पास के बारे में ये बात बिल्कुल सत्य नहीं है और कारण ये सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही नहीं है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही, तो इसमें बच्चों बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर और उसे समझते हैं। 64 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुजरात में स्थित प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ए महेसणा, बी नवागाम, या सी मेरोन, या डी लुनेज। तो अगर हम बात करें गुजरात का प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है तो वो है बच्चों लुनेज। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 65। पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भूम जल के नीचे होने पर निम्नलिखित में किस एक के संकेंद्रण की वृद्धि हुई है? ए आर्सेनिक, बी सोडियम, सी पोटेशियम, या डी बेरोलियम। तो किसकी हुई है बच्चों? आर्सेनिक की हुई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। बेमिनात कयाल, जिसे अरब सागर की रानी का भी कहा जाता है, किसके मुहाने पर निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्तन अवस्थित है? ए पारादीप, बी हल्दिया, सी मंगलोर, कोच्चि, या डी मंगलोर। तो बच्चों पारादीप आपका उड़ीसा के तट पर है, कलकत्ता में है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। जीडीपी डिफॉल्टर संबंधित है साधारण विकास से, समावेशी समृद्धि से, राष्ट्रीय आय के वास्तविक सूचक से, या वस्तु एवं सेवा मूल्य के व्यवहार से। तो जीडीपी डिफ्लेटर संबंधित है राष्ट्रीय आय के वास्तविक मूल्य से। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पर। 68 में क्या दिया गया? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है, ऑप्शन बी एथलीट फुट कृमि जनित है, ऑप्शन सी निमोनिया जीवाणु जनित है, ऑप्शन डी रेबीज विषाणु जनित है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो एथलीट फुट आपका कवक के जनत होता है, ठीक है, आपका कृमि जनत नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 69 पर। काई और लाइकेन निम्नलिखित में से प्रकार की जलवायु में पाए जाते हैं? ए टुंड्रा जलवायु में, बी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, सी रेगिस्तानी जलवायु में, या डी इनमें से कोई नहीं। तो लाइकेन और काई हमारी टुंड्रा जलवायु में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? या प्रक्रम निर्गत निवेश प्रक्रम, सी प्रक्रम निवेश निर्गम, और डी निवेश प्रक्रम निर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पर और देखते हैं 71 क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि कहा जाता है? ए स्थानांतरित कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी वाणिज्यिक कृषि, या डी गहन निर्वहन कृषि। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गहन निर्वहन कृषि सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए पिसिकल्चर मत्स्य पालन, सेरिकल्चर रेशम उत्पाद, विटीकल्चर अंगूर की खेती। तो पिसिकल्चर यानी ए ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। देखते हैं ए ऑप्शन कहाँ पर नहीं है। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 3, या डी 1 और 2। तो कौन सा सही सुमेलित है? तो 2 और 3 सही सुमेलित है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। निम्नलिखित में किस एक प्रकार का संबंध सूंघने की शक्ति को नष्ट होने से है? एक एनोसीमिया, बी एम्फाइसीमा, या सी स्लिप एमीनिया, या डी लिकोमिया। तो किसका संबंधित है बच्चों नष्ट होने से? तो एनोसीमिया का संबंध है। किसका है बच्चों? तो ये बच्चों है आपका एनोसीमिया का संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर और 74 समझते हैं क्या दिया गया है 74 में, ठीक है बच्चों।
तो 74 क्या कह रहा है, योजनाएं हैं और वर्ष में लागू होने के बारे में है, और यहाँ पे देखिए नहीं बताया गया। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007, राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन 2008 और राष्ट्रीय कृषि विकास 2007। तो बच्चों राष्ट्रीय खाद्य 2007 में ही हुआ था, राष्ट्रीय बागवानी 2005 में ही हुआ था, राष्ट्रीय जैविक कृषि मिशन ये अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये 2004 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पर और उसे देखते हैं और समझते हैं 75 क्या कह रहा है। निम्नलिखित औसत आय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। ये एक देश की कुल आय की कुल जनसंख्या के भाग देकर निकाली जाती है। औसत आय के प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। ऑप्शन में देखते हैं कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही हैं, ना एक ना दो सही हैं। तो बच्चों इसके दोनों सही हैं, यानी सी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पर और देखते हैं 76 क्या कह रहा है। 76 समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के लिए सत्य है। यह तीनों क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उत्पादों का योगफल है। बी, यह अर्थव्यवस्था के विशालता का प्रदर्शित करता है। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं की सेवाओं का मूल्य है। ये कभी कथन सत्य हैं। तो बच्चों जीडीपी के संबंध में ये उपरोक्त 1, 2, 3 सारे कथन सत्य हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 पर और इसे समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सार्वजनिक निजी क्षेत्र विभाजित करने का मुख्य आधार है। ए, आर्थिक गतिविधि, बी, रोजगार की शर्तें, सी, उद्यमों का स्वामित्व या डी, श्रमिकों की संख्या। अगर हम 77 की बात करें तो बच्चों यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे सही होगा आपका उद्यमों का स्वामित्व। कौन सा होगा बच्चों, उद्यमों का स्वामित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। निम्न में से किस ताप पर पाठ्यांक पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापी एक ही होंगे। ए, 100 डिग्री, बी 12 डिग्री, सी -40 या डी 40 डिग्री। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक ही रीड देंगे, तो ये ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर सी -40 डिग्री पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी। ए, प्रौद्योगिकीकरण, बी, नगरीकरण, सी, कृषि और डी, शिक्षा का प्रसार। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का पहला ऑप्शन यानी सी आपका कृषि का विकास था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर और देखते हैं 80 क्या कह रहा है। मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया। ए, शिशु लिंगानुपात, सी, शैक्षिक स्तर, डी, जीवन प्रत्याशा या डी, प्रति व्यक्ति आय। तो बच्चों किसका प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो है शिशु लिंगानुपात का। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं और समझते हैं 81 क्या कह रहा है। देखते हैं नीचे दिए गए अभिकथन ए तथा कारण आर है। अभिकथन 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1986 के दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। नीचे दिए कूट का सही उत्तर बताइए। तो बच्चों यदि हम इसमें बात करें तो हमारे यहाँ उपभोक्ता अधिनियम 1986 24 अक्टूबर को ही पास हुआ था, 24 दिसंबर को ही। ऑप्शन देखते हैं ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही परंतु आर गलत, ए सही परंतु आर सही है, ए गलत। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पर और उसे समझते हैं क्या कह रहा है 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, एक छोटी बारिश की बूंद कितने कण होते हैं। एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं। ऑप्शन ए
10 टू दी पावर 12, 10 टू दी पावर 21, 10 टू दी पावर 22 या 10 टू दी पावर 121। तो एक छोटी बूंद में कण होते हैं बच्चों 10 टू दी पावर 21। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर और देखते हैं विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है। ए क्या है जरा समझते हैं। हिप्नोलॉजी, बी टेलीपैथी, सी कॉस्मोगोनी या डी स्लीपोलॉजी। तो नींद का अध्ययन करने के लिए जो अध्ययन करते हैं जिस विज्ञान के अंतर्गत वो होती है बच्चों हिप्नोलॉजी। क्या होती है बच्चों? हिप्नोलॉजी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। जल का घनत्व अधिकतम होता है। ए 277 डिग्री केल्विन, -4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और ए तथा सी दोनों। तो अगर हम यहाँ पे जल के घनत्व के बारे में बात करेंगे तो जल का घनत्व 277 डिग्री केल्विन और -4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, यानी डी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अपने किस पर 85 पर और 85 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रामक रोग हैं? नंबर 1 टाइफाइड, नंबर 2 हैजा, नंबर 3 ट्यूबरकुलोसिस या नंबर 4 हेपाटाइटिस ए। तो अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पर टाइफाइड जल द्वारा होता है, हैजा गंदे जल द्वारा होता है, ट्यूबरकुलोसिस आपका बैक्टीरिया द्वारा होता है और हेपाटाइटिस ए भी जल द्वारा ही होता है, यानी ऑप्शन 1, 2 एंड 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पर। माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी इटली में, ऑप्शन सी सिंगापुर में या ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। तो बच्चों माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है आपका इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 पर और उसे समझते हैं 87 क्या कह रहा है। निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ए कनिष्क का राजरोहण, बी सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत या महाजनपद काल। तो यदि हम बात करें जो सबसे पहली घटना हुई होगी वो होगी महाजनपद का काल, फिर हुआ होगा सिकंदर का आक्रमण, फिर हुआ होगा मौर्य साम्राज्य का अंत और फिर कनिष्क। यानी अगर हम बनाएं 4 2 3 1, 4 2 3 1। ऑप्शन देखते हैं कौन से ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर ए में 3 4 1 2, बी में 4 1 2 3, सी में 4 2 3 1 और डी में 2 1 4 3। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है बच्चों, कौन सा वो ऑप्शन सही हो रहा है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो रहा है, 4 2 3 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर। देखते हैं निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ये कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटो कोशिकाएं कहलाती हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य में केंद्रक झिल्ली अलग होती है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2, ऑप्शन डी न 1 न 2। तो बच्चों निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली सही होती है? ऑप्शन आपके दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। 89 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में मूलभूत संरचनात्मक इकाई है केंद्रक, बी कोशिका द्रव्य, सी कोशिका या डी केंद्रक झिल्ली। तो मूल इकाई के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हमारी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 पर देखते हैं क्या कह रहा है 90। तो 90 बच्चों जो कह रहा है वो सुनिए। नीचे कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए तथा कारण आर। तो अभिकथन ए में क्या दिया गया है इसे पढ़िए। पादप कोशिकाएं, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है। कारण पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली बाहर कोशिका भित्ति होती है। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम देखेंगे कौन सी बातें सही हैं तो ये दोनों बातें सही हैं और अलग अलग भी जो कारण है वो भी सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या करता है ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या नहीं करता, ए सही आर गलत, ए से गलत आर सही। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं अब 91 पर क्या दिया गया है और उसे समझते हैं।
91 देखते हैं बच्चों। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस एक ओर रुझान पैदा करती है? ए समष्टिवाद, बी व्यक्तिवाद, सी पूंजीवाद या डी उपभोक्तावाद की ओर। तो बच्चों ये जो रुझान पैदा करती है उसमें अगर हम बात करें तो वो है आपका उपभोक्तावाद की ओर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 पर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है निम्नलिखित कथन, जरा उसे समझते हैं। पहला है भारत की जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि 1961-71 के दौरान रही। भारत में जनसंख्या न्यूनतम दशकीय वृद्धि 1991 और 2001 के बीच रही। कौन से कथन असत्य हैं? तो बच्चों यदि हम इन कथनों के बारे में देखें तो केवल एक सही है, ए में है, केवल 2 सही है, बी में है, 1 और 2 दोनों सही हैं, सी में है न 1 न 2, यानी दोनों ये कथन जो हैं वो हमारे गलत हैं। यदि हम न्यूनतम दशकीय वृद्धि उच्चतम दशकीय वृद्धि की बात करेंगे तो उच्चतम दशकीय वृद्धि हमारी 1961-71 में नहीं, जब बल्कि 71 से 81 के बीच रही थी, ठीक है। और न्यूनतम दशकीय वृद्धि 2001 से 11 के बीच रही थी, यानी डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ए सही होगा, डी नहीं, क्योंकि ये जो दशकीय वृद्धि है ये सही है और ये गलत है, यानी एक हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर और जरा देखते हैं 93। निम्न में से कौन सी पूर्ण रूपेण अंतःस्रावी ग्रंथि है? ए तिल्ली, बी पीयूष, सी नसिका गांठें या डी अग्नाशय। तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर में या नर के शरीर के बाहर। तो आंतरिक निषेचन की अगर हम बात करें तो वो होता है मादा के शरीर में। नेक्स्ट चलते हैं 95 पर और देखते हैं क्या कारण है और क्या उसके अभिकथन हैं। तो बच्चों कथन ए और कारण आर है। कथन लेटराइट मृदा ह्यूमस मृदा काफ़ी कम पाई जाती है, ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कारण और कथन कौन से सही हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपके दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन अगर व्याख्या की बात करें तो ये व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या करता है, ए आर दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं कर सकता, यानी बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर और देखते हैं 96 में क्या कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं है? ए संयुक्त वन प्रबंधन, बी चिपको आंदोलन, सी बीज बचाओ आंदोलन या डी वन्य जीव विहारों का परिसीमन। तो इसमें बच्चों अगर हम बात करें तो संरक्षण का समुदाय तरीका नहीं था, वो वन्य जीव का परिसीमन था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर और उसे समझते हैं। 97 क्या कह रहा है? वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी की वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है कहलाती है? ए स्थिर विनिमय दर, बी अग्रिम विनिमय दर, सी तत्काल विनिमय दर या डी प्रतिबंधित विनिमय दर। तो बच्चों ऐसी दर कहलाती है तत्काल विनिमय दर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पर। कवि बाणभट्ट की कृति किस एक सम्राट के समय विस्तृत सूचना देती है? ए हर्ष के, बी यशोवर्मन के, नंदवर्धन के या डी गोपाल के। तो कवि बाणभट्ट की कृति हमें सही सूचना हर्षवर्धन के बारे में देती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कनास सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई? ए मध्य पूर्व में, बी पश्चिमी यूरोप में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में या डी चीन में। तो यह व्यवस्था अपनाई गई थी बच्चों, कहाँ पर? यह व्यवस्था मध्य पूर्व में अपनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 पर। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में हुआ था? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी सतारा, ऑप्शन डी उदयपुर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डलहौजी ने हड़प की नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अपनाई थी, तो उसके अंतर्गत सबसे बाद में जिसका विलय हुआ था वो राज्य था झांसी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर और देखते हैं मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन हित होते थे?
सॉरी, ए पद, बी वेतन, सी सैन्य उत्तराधिकारी या डी उपयुक्त सभी। तो बच्चों इसमें हम देखेंगे तो ये सारी बातें मनसबदार को सौंपी गई थीं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 102 पर और देखते हैं 02 क्या कह रहा है और उसको समझते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य से संबंधित नहीं है? क्या है? नहीं है। ए, इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। ये अलवार संतों के बहुत अधिक प्रभावित थे। इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद सिद्धांत किया और उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। यदि हम रामानुजाचार्य के बारे में जानें तो इनमें से केवल एक सत्य नहीं है, क्या? कि ये 11वीं शताब्दी में हुए थे। ठीक है बच्चों, 11वीं शताब्दी में इनका जन्म केरल में नहीं बल्कि कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था बच्चों। कहाँ पे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 103 पर और देखते हैं 103 क्या कहता है। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? ए पांड्य से, बी चेरों से, सी चोलों से या डी राष्ट्रकूटों से। तो कावेरी पत्तनम का संबंध जिससे है वो हैं आपके चोल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर और समझते हैं निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? उच्चतम न्यायालय के को हटाना या है आपका मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त को हटाना या महान्यायवादी को हटाना या लोक सभापति एवं सदस्यों को हटाना। लोकपाल के सभापति एवं लोक को हटाना। तो यदि यहाँ पे हम बात करें तो बच्चों महान्यायवादी जो होता है वो राष्ट्रपति के जीवन पर्यंत पर रहता है। तो यानी सी आपका संसद की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 और उसे समझते हैं। इसमें दिया गया है कौन सा शास्त्रीय नृत्य युग्मों में सुमेलित नहीं है? ए भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली केरल, सी कुचिपुड़ी उड़ीसा या डी मणिपुरी। कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बच्चों यदि हम बात करें तो कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का है। किसका है बच्चों? आंध्र प्रदेश का। यानी सी ऑप्शन हमारा सही सुमेलित नहीं है क्योंकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन समझते हैं 106 और उसमें देखते हैं क्या बोला गया है। नीचे दिए गए कथनों में एक कथन है कारण आर है। अभिकथन 1761 में हुए पानीपत की तृतीय लड़ाई मराठा अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। मराठों के राज्य विस्तार के अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर करें। तो बच्चों ये बात बिल्कुल सही है कि अन्य भारतीय राजाओं ने मराठाओं की मदद नहीं की थी। यानी ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं और ए आर की व्याख्या ए करता है। तो ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 107 पर और देखते हैं 107 क्या कह रहा है। सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया का संबंध किस इतिहासकार का मानना था कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य और सक्षम थी? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? मिनाज-ए-सिराज, ऑप्शन बी फिरदौसी, ऑप्शन डी सी अबुल फजल या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो ये बात मिनाज-ए-सिराज ने कही थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 और उसे समझते हैं। निम्नलिखित में एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हिरण्य वर गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था। तो इसमें अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए दंती दुर्ग ने, बी गोविंद तृतीय ने, सी कृष्ण प्रथम ने या डी ध्रुव ने। तो ये किया था दंती दुर्ग ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 और उसे समझते हैं। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती है। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तुरंत वृद्धि हुई है, तुरंत कमी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये तुरंत वृद्धि हुई है 1921 के बाद। यानी सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं 1010। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया? ए 1896, 102 या सी 1906 या डी 1935। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो ऑप्शन ए देखते हैं 1986
ऑप्शन बी 1906 या ऑप्शन सी 1935। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हुआ था आपका ए बी 1902 में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। ये कब हुआ था? 1896 में। कब बच्चों? 1896 में। नेक्स्ट चलते हैं एक क्वेश्चन नंबर 111 यानी 111 पर। देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार गर्त में उत्तरदायी है? ए पी तरंग, बी एस तरंग, सी पी एस और एस दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों भूकंपीय धरातलीय उभार एवं गर्त में उत्तरदायी है, इसके बारे में उत्तरदायी है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो एस तरंग है। कौन सी है? एस तरंग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 112। निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्द्वेषी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? बोथोलिथ, लेपोलिथ, डाइक और ज्वालामुखीय शंकु। तो बच्चों यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा ज्वालामुखीय शंकु। ये ऊपर बनते हैं सतह पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि की विशेषता है? ए विस्तृत कृषि क्षेत्र, बी अधिक पूंजी निवेश, सी उच्च प्रबंध एवं तकनीकी, या डी उपरोक्त सभी। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये चारों कथन पूर्णतः सत्य हैं।